हैदराबाद का मुसलमान खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर आप लोग भी जिंदगी गुजारे। और यही कलमे का रिश्ता हमको आपके नजदीक खींच कर लाया। हैदराबाद की तरफ देखो, आज जो कांग्रेस के घर खरीद गुलाम यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को या मजलिस को या फिर हमारे रियासती सदर को कह रहे हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, तो एक कांग्रेस वालों आओ हैदराबाद की तरफ रुख करो और देख लो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में, खास तौर से मुसलमानों के साथ में क्या वहां पर हालात है। अगर मैं तालीम की बात करूं तो तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खुद के अपने तालीमी इदारे हैं। वहां पर नर्सरी से लेकर केजी तक, केजी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक, जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, आईटीआई, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, डेक्कन मेडिकल कॉलेज और इससे बढ़कर कई तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे लीडर हैं जो 50,000 से ज्यादा गरीब मुस्लिम बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है वहां पर। आपको मालूम है कि किसी कांग्रेसी ने अहमदाबाद में कोई ऐसा स्कूल खोला है तो लाओ मेरे सामने बतलाओ कि किसी कांग्रेसी का, क्या किसी मुस्लिम लीडर का ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती है, जहां पर उनको कपड़े दिए जाते हैं, जूते और सॉक्स दिए जाते हैं, उनको किताबें दी जाती है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और उसकी बिल्डिंग है स्कूल की आलीशान इमारत है। अहमदाबाद में कोई ऐसी इमारत नहीं होगी। 5 स्टार होटल की तरह से इमारत को बनाया गया है और उन इमारतों में, उन स्कूलों में वो यतीम यसीर बच्चे, वो गरीब बच्चे तालीम पाते हैं। है ऐसा कोई यहाँ पर मॉडल तो बताओ, बताओ यहाँ पर कोई कांग्रेस के घर खरीद गुलामों ने जो हमको आज कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो कांग्रेस वालों से पूछो कि कोई अस्पताल या दवाखाना उन्होंने बनाया है जो वहां पर हैदराबाद में ओवैसी साहब ने ओवैसी हॉस्पिटल बनाया। 1200 बेड का हॉस्पिटल है, असरा दवाखाना है, तो 800 बिस्तरों का 800 बेड का दवाखाना है। अरे इतना ही नहीं बल्कि वहां पर दारुस्सलाम बैंक भी चलता है। और इसके अलावा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से लड़कर वहां पर गरीब औरतों, गरीब बच्चियों के लिए शादी मुबारक स्कीम को वहां पर लेकर आई। शादी मुबारक स्कीम आपको पता है, यहां पर खड़े हुए बूढ़े बुजुर्गों को, मेरी मां को, मेरी बहनों को यह यकीनन पता होगा कि जब बच्ची बड़ी होती है तो दिल पर एक बोझ होता है कि बच्ची की शादी को क्या कुछ नहीं लगता। उसके लिए हम रकम जमा करते हैं, उसके लिए उधार लिया जाता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है जब बच्चियों की शादी के लिए, गरीब बच्चों के लिए। लेकिन आप देखते हैं हैदराबाद में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गरीब बच्चों की शादी के लिए शादी स्कीम में 1 लाख रुपए का फंड वहां पर मुहैया करवाया। आप बताएं कि पानी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, तालीमी इदारे हैं, उसके बाद ये तमाम तर चीजें हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर करवा रही है। तो क्या हमारी अपनी जिम्मेदारी, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे ये मासूम बच्चे ये चलकर पढ़कर आगे बढ़े? क्या हमारी माओं के ख्वाब नहीं है? क्या हमारे नौजवानों के सपने नहीं है? क्या हमारी माएं या हमारे बहनें, हमारे वालिदैन क्या नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आईएएस बने, डॉक्टर बने, अच्छे टीचर बने, अच्छे इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आईएएस बने, कलेक्टर की नौकरी इन्हें मिले? ये कब होगा? ये हमारे ख्वाहिश है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप ये तमाम चीजों को छोड़कर सही फैसला लेंगे। याद रखो मेरी माए बहनों,
क्योंकि यहां पर तादाद सबसे ज्यादा मेरी माओ की, मेरी बहनों की है। इसलिए आप तमाम से मैं कह रहा हूं कि आप लोग एक सोच को बदलो। जो भी लोग आए उनसे खुलकर कहो कि हम मजलिस का साथ देंगे, और किस बुनियाद पर देंगे? तालीम के बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? विकास की, डेवलपमेंट की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? स्कूल और दवाखानों की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? सड़कों की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? अच्छे हमारे इस इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट हो, उस बुनियाद पर हम वोट देंगे। और ये तमाम मसाइल तभी हो सकते हैं जब हम लोग मुत्तहिदा तौर पर कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। वरना याद रखो, ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ने आकर यहाँ पर वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं तो ओवैसी साहब किसी की जायदाद के यहाँ पर वारिस बनने के लिए, किसी की जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको अपना हक दिलाने के लिए आए हैं। और आपको ये कहने के लिए आए हैं कि उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ कि हम अपने हक को लड़कर छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये होता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर 5 बरस तक हमको इन्हीं मसाइल से जूझना होगा। 5 वर्षों तक। कब तक? अरे आज तक तो आपके सामने कोई मुतबादिल नहीं था। आज तक तो आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी ना। लेकिन आज तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आपके दरमियान में हजारों किलोमीटर दूर से यहां पर आए हैं। तो क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मजलिस का साथ दें? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें? याद करो दिन जो 2002 में पहली मर्तबा, 2006 में दूसरी मर्तबा जब आपके शहर में आगजनी हुई और खास तौर से गुजरात में मुस्लिम कशी हुई और मुस्लिम दुश्मनों ने यहां पर गुजरात के माहौल को किस तरीके से तहस नहस किया तशद्दुद के निशाने पर। कौन आया था आपके दरमियान में? अरे इतनी दूर हैदराबाद से दौड़कर चलकर यहां पर आपके दरमियान में कोई आता है तो अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और 2002 के उन फसादात में आकर यहां पर 50 लाख की उस दौर में 50 लाख की दवाइयों को तकसीम किया, मेडिकल एड दिया था। क्या कौन सी चीज थी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां तक खींच कर लाई? यही हमारा आपका कलमे का रिश्ता था। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है तो हम चाहते हैं कि आप अपने हक को हासिल करें। आप अपने हक को तभी हासिल कर सकते हैं जब आप लोग अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजेंगे। ऐवान में आवाज कौन उठाता है? 3 तलाक का मसला होता है तो आवाज कौन उठाता है पार्लियामेंट में? बाबरी मस्जिद की शहादत पर आवाज किसने उठाई? इसी गुजरात के फसादात के मौके पर किसने कहा कि आप जालिम हैं? यही आपके मुमरा की रहने वाली बच्ची का इनकाउंटर हुआ और उसको दहशतगर्दी का नाम मिला तो कौन उसकी मैयत में गया था और कौन किसने जाकर उसके मां बाप के आंसू पहुंचे थे? अखलाक पे दादरी में जुल्म हुआ तो वहां पर कौन गया? नजीब, जिसकी वालिदा दहली की सड़कों पर रोते बिलते हुए फिर रही थी, उसे आवाज किसने उठाई? चाहे तलाक़े सलासा का मामला हो या एनआरसी का मामला हो या ट्रिपल तलाक के अलावा जो नौजहाद की बात चल रही है, इन सब के लिए आवाज किसने उठाई? तो क्या ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या हमारी अपनी अखलाक की जिम्मेदारी नहीं है कि जो शख्स हमारे लिए लड़ रहा है आज हम भी उसकी ताकत बनकर यहां पर उस परचम को लहराए और ऐवान बल्दिया के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजे? हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। वरना याद रखो, एक तारीख
हर वक्त बनती है और आज ये भी एक तारीख बन रही है कि गुजरात की सरजमीन पर इन फिरका परस्तों के सामने तन्हा ओवैसी साहब आकर आपको जगा रहे थे, आपकी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे और आपको समझा रहे थे कि उठो मुसलमानों, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपका वोट एक कीमती हक रखता है। अपने वोटों का इस्तेमाल सही होगा तो सही फैसला लोगे तो ऐवानों में ऐसे लोगों को जो आपकी खिदमत कर सकते हैं उनको आप भेज सकते हैं। आपको फिर मौका नहीं मिलने वाला है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही पैगाम दे रही है आपको को मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो जाओ, एक हो जाओ और फिर आने वाली 21 तारीख को पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। यकीन जानो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम सब आए हैं तो यहाँ पर आने का हमारा मकसद यही है कि हम ऐवान बल्दिया के अंदर आपके नुमाइंदों को भेजकर वहां पर आवाज उठाए, वरना वही होता रहेगा जो बरसों से होता आया है। और फिर हर बार की तरह आप ऐसे ही रोते रहोगे। पुलिस का जुल्म रुकने वाला नहीं है, कॉरपोरेशन का जुल्म रुकने वाला नहीं है। आपके जो मसाइल जैसे थे वैसे ही रहेंगे और फिर आपको अफसोस होगा, लेकिन वक्त निकल जाएगा और वक्त निकलने के बाद में 5 बरस तक आपको मसाइल का सामना करना होगा। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, बहरामपुरा के गयूर मुसलमानों, इतने बरसों से आपने हर एक को आजमाया है। बीजेपी को आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, सब पार्टियों को आपने आजमाया, लेकिन क्या एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब को नहीं आजमाओगे? नहीं आजमाएंगे। अगर आजमाएं तो मजलिस को और देना है इंशाअल्लाह ताला। फिर ये आपके इलाके के अंदर जो कचरा था उसको भी उठाया जाएगा। आपको सुनकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ में अराकीन बल्दिया 11 अराकीन बल्दिया जीत के आए थे, जहां 11 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे। पिछले 30 सालों से हैदराबाद का एक इलाका जहां पर एक 50, 60, 70 हजार से शायद मुसलमानों की आबादी अक्सरियत है, 90%, 95% मुसलमान है। उस इलाके के अंदर पूरे शहर का कचरा लाकर डाला जाता था, पूरे इलाके का, पूरे नांदेड़ शहर का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 नगर सेवक जीत के आए, 11 काउंसलर जीत के आए। तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हमने फैसला लिया और कॉरपोरेशन के मेयर को मजबूर किया कि हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसको पास किया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर बताया कि शहर के बाहर 8 किलोमीटर दूर पर आपको कचरा फेंकना है। ये गरीब मुसलमानों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पहले हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमारे कारोबार ऐसे हैं कि सुबह कमाते हैं तो शाम में खाना पड़ता है। क्या हम बीमारी के लिए पैसा कसाए? तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो 2012 का पहला हमारा इलेक्शन और उसके बाद पहली जनरल बॉडी मीटिंग और उसके बाद आज तक भी वहां पर कचरा नहीं फेंका जाता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर यहां आपके अराकीन बल्दिया जीत जाएंगे तो जिस इलाके के अंदर मुसलमान रहते हैं, मुसलमान बसते हैं, मुसलमान के छोटे छोटे बच्चे वहां पर मासूम बच्चे खेलते हैं और उस इलाके के अंदर कचरा डालकर हुकूमत हमारी जिंदगियों का खिलवाड़ कर रही है, तो सबसे पहला काम पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर अगर कुछ होगा तो इस कचरे को हटाने का काम इंशाअल्लाह हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके मासूम बच्चों की भी तरक्की हो, आपके काम हो? तो इन तमाम चीजों के लिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक मुस्बित फैसला ले
मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहाँ से आए 21 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर पतंग के निशान पर मोहर लगाए, अड़ोस पड़ोस में बुजुर्गों को सभी को समझाएं कि वक्त और हालात की नजाकत है कि हम मुत्तहिद हों। हम मुत्तहिद नहीं हुए और फिर हमारे वोट अगर थोड़े इधर थोड़े उधर जाएंगे तो वोटों की तकसीम पर क्या होगा, फिर दूसरे लोग आएंगे, जो अब तक होता आया है वैसे ही होगा। इसलिए हालात को समझो और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज पर लब्बैक कहो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं देखिए वक्त कम है तो हमारे गुजरात के सदर साबिर भाई काबलीवाला को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हैदराबाद से आए हुए भीम साहब, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम के जनरल सेक्रेटरी हमीद साहब, दानी साहब, साजिद साहब और आपके चुटा के आने वाले नए काउंसिलर, मैं सीधी बात करूंगा। मैं दिल से रिश्ता रखता हूं आपसे और आप जानते हैं मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है और पॉलिटिक्स खेलता भी नहीं मैं। और यहाँ पर आपने देखा है 10 साल में एमएलए रह चुका हूँ, मेरी कामगिरी भी आपने देखी है। मेरे काउंसिलर को भी आपने देखे, मरहूम शकील भाई से को आपने देखा है। एक फोन के अंदर आप जो भी काम हॉस्पिटल में या जो भी काम होते दौड़ के आते थे। मरहूम सिराज खान भाई, उनको भी आपने देखा है। हमारे जितने भी काउंसिलर थे वो आपने सबने देखा है। इंशाअल्लाह आप हमारे ये काउंसिलर को जुटा के आओगे तो ये भी इंशाअल्लाह उनसे बेटर काम करेंगे, उनसे बेटर काम करेंगे। और मैं दिल से काम करता था, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं थी, लेकिन मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला जाती थी। बड़े बड़े नेता जो मुझे काम करने नहीं देते थे, उसके बाद भी मैं बड़े बड़े काम सब किए मैंने। मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब जो बैरिस्टर साहब, मुझे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा कि नहीं इस पार्टी के साथ ज्वाइंट होकर अपने हाथ मजबूत करना चाहिए। ये जो पार्टी है बैरिस्टर साहब की पार्टी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और गरीब मध्यम वर्ग को लेके चलने वाली पार्टी है। आज भाजपा और कांग्रेस आप सबको पता है दोनों एक ही है, मामा भांजा दोनों एक ही है। तो ये पार्टी जो है आपने देखा, जब शरीयत की बात आती है या दलित की बात आती है, दलित के अत्याचार की बात आती है, दलित वक्सीबंद की बात आती है, आदिवासी की बात आती है लोकसभा के अंदर, तो एक ही शख्स जो है, जो असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे लीडर, जो आवाज उठाते अपने लिए लड़ते, तो क्यों ना अपने उन्हें हाथ मजबूत करे। आज आपको बताता होगा ये जो श्वेत साहब का जो कचरे का ढक है, एक इतना अच्छा भी यहाँ से उठा के बाहर ले जाते नहीं थे, बाहर से ला के कितना बड़ा पार कर दिया। हैदराबाद से बैठे बैठे उन्होंने यहाँ का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया और ये कचरा पट्टी जो साफ हो रही है, हमारे बैरिस्टर साहब की जो लोकसभा के अंदर आवाज उठाई, वो उनकी आवाज से ये कचरे का डक साफ हो रहा है। और अभी यहाँ तो एंट्री भी नहीं हुई, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एंट्री भी नहीं हुई। कल बॉम्ब लिंचिंग का केस हुआ एक वहां बटवा के अंदर, एक कोई बेचारा घर में से एक लड़के को उठा के ले गए, उनकी फैमिली एक प्रसंग में गए थे सगाई के अंदर, उनके घर में दरवाजे बारी तोड़ के घर में गए और अंदर जाके वहां से मांस लेके गए और उनको बताया कि ये गौ मांस है। उनको पकड़ के ले गए और उनको इतना मारा, ऊपर से दूसरे बाल से नीचे फेंक दिया, उनके हाथ पैर और सर फूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। इनको इतना मारा, लगभग 2 घंटे तक उनको मारा। वो मतलब बेहाल हो गया, अनमुआ हो गया, तो उसको फेंक के चले गए। उसके लिए भी कल हैदराबाद से आए हुए और अभी पूरी टीम, एमआईएम की टीम पूरी वहां पर हॉस्पिटल में गई और वहां पर जाके वहां पर जो आवाज उठाई और कमिश्नर साहब का भी आज मिल के आए, कल अपने होम मिनिस्टर को कल मिलेंगे। अभी तो एंट्री नहीं हुई, ये सब अपनी आवाज जो है या उठेगी। अपने दलित और मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होते, इंशाल्लाह ये अत्याचार नहीं
होंगे, ये दलित मुस्लिम बख्शीपन आदिवासी ये सब एक हो जाएंगे, सब मिला के 60% वोट है, 60% इंशाल्लाह ये सब हो जाएंगे तो कॉर्पोरेशन के अंदर सरकार अपनी होगी इंशाल्लाह। इसके बाद विधानसभा के अंदर भी सरकार अपनी होगी इंशाल्लाह। ये 5 जन एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह लोकसभा के अंदर भी अपनी सरकार होगी। ये गरीब मजमूओं की जो आवाज जो दबा रही है, ये हमारे वरिष्ठ साहब ये आवाज उठाएंगे, हमारे लीडर है, इनको मजबूत करें। उन्होंने मुझे भी जवाबदारी सौंपी गुजरात की, तो मैं प्रॉमिस करके आया हूँ कि गुजरात के अंदर कुछ भी करके मैं कॉर्पोरेशन के अंदर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाऊंगा आपके भरोसे। मैं उनको विश्वास दिला के लाया हूँ, लेकिन उनको अपनी ये पूरी पैदल को आपको जिताना है इंशाल्लाह। यहाँ पर माहौल आप देखो, जहां भी जाओ सभी साइड आप 7 जगह अपने जीत रहे हैं। बहरामपुरा जीत रहे हैं, जमालपुर जीत रहे हैं, मक्तमपुरा जीत रहे हैं, गोमतीपुर जीत रहे हैं, दरियापुर जीत रहे हैं और शाहपुर जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये अपनी 21 सीट जब आएगी तो अपने विरोध पक्ष में बैठेंगे। आज विपक्ष में आएंगे तो कल सत्ता पे आएंगे। इसी तरह 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के अंदर कैलकुलेशन करके ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आएंगे, विधानसभा में अपनी आवाज जाएगी इंशाल्लाह। अपना पर जो अत्याचार होते वो अत्याचार नहीं होंगे। तो आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमारी ये पैनल जो है, पतंग जो इनका निशान है, 21 तारीख को खाना बाद में खाना, सुबह जल्दी उठ के जाके मतदान करना, 12 बजे पहले सब फिनिश कर डालना, 12 बजे के बाद एक भी वोट बाकी रहना नहीं चाहिए। उसी टाइम सबको पता चल जाएगा ये रिजल्ट आ गया। तो इंशाल्लाह अपने जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन के अंदर विपक्ष में आएंगे, अपनी ज्यादा से ज्यादा समस्या क्या है, गरीब विस्तार, दलित विस्तार, मुस्लिम विस्तार, ये गरीब विस्तार, यहाँ पर कोई डेवलपिंग नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग आएंगे तो आपने देखा यहाँ पर गटर पानी धोने की लाइन ऊपर नीचे दी हुई है। आप सुबह पानी चालू करते तो पहले से गंदा पानी आता है कि नहीं आता है? तो इंशाल्लाह हम लोग आएंगे तो पूरा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, पूरा प्रोजेक्ट लेके पूरे अहमदाबाद की जितनी भी गटर लाइन है, पानी लाइन इधर करेंगे, गटर लाइन इधर करेंगे, लाइट का जो है बीच में तीनों के सिम अलग अलग लाइन करके इंशाल्लाह आपको पानी भी शुद्ध मिलेगा, कभी इंशाल्लाह आपकी गटर भी भराएगी नहीं। ये पूरा प्रोजेक्ट लेके आएंगे हम लोग। ये तो ठीक है, आज अपने हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, अल्लाह नहीं करे बीमारी किसी को ना दे, लेकिन कभी ऐसा आ गया तो आप हॉस्पिटल में जाओगे, 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। 1 पैसा नहीं देना, फ्री में ट्रीटमेंट हो, वो हम फ्री में ट्रीटमेंट हो वैसे अपने ऐसा और ऐसा अपने स्कीम लेके आएंगे इंशाल्लाह। अपने गरीब विस्तार के अंदर, मुस्लिम दलित विस्तार के अंदर स्कूल नहीं, अच्छे से अच्छे स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों को साफ सुथरे बनाएंगे, अपने विस्तार साफ सुथरे बनाएंगे। आज अब आप जाकर देखो अहमदाबाद के बाद नए विस्तार में जाके देखो कैसे उनके यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बनते हैं बिना, अच्छा बिल्कुल पास में मकान है, अपने प्लान पास भी नहीं करवाते कर सकते, प्लान पास गए बिना बना लेते उसके बाद चलो कॉर्पोरेशन आके तोड़ जाते। एक तो मकान देती नहीं है, वहां मुसीबत से पैसा इधर उधर से लाके मकान में तोड़ जाती है। ये सब रोकेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपका मकान भले गैर कायदे से बने, गैर कायदे से आप आके खड़े रहेंगे, बनवाएंगे इंशाल्लाह। और ये जितने भी गरीब विस्तार है इंशाल्लाह उनको अपने साफ सुथरे करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको फिर से विनती करता हूँ हमारी जो काउंसिलर जो जितने भी हैं चारों, उनको आप 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर वो जीता है इंशाल्लाह। देखो आपको मायूस होना नहीं पड़ेगा, आप सोचेंगे कि नहीं बहुत अच्छी इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह आपके हर काम होंगे और मैं भी उसमें साथ में खड़ा रहूंगा। हमारी सिस्टम देखना, सिस्टम की हैदराबाद की सिस्टम पूरी अलग है। हमारी जो सिस्टम है, हमारे हैदराबाद में एक बार जाके तो असुद्दीन ओवैसी साहब वो खुद बैठते हैं, अपने एमएलए सबको लेकर बैठते हैं और वहां से कोई भी आता वहां पर उनके सबके काम होते हैं। हम आपको भी हमारी सिस्टम तो मालूम है, हम लोग सब बाजू ऑफिस लेके बैठते हैं, आपके काम होते हैं कि नहीं होते? तो इंशाल्लाह ये पैदल आएगी, वो भी ऑफिस खोल के बैठेंगे और आपके काम होंगे। और मैं आपको फिर से गुजारिश करता हूँ कि पूरी पैदल को बहुमत जीता है इंशाल्लाह। कॉर्पोरेशन में अपने विपक्ष में बैठेंगे। अल्लाह हाफिज।